नमस्कार। अगर आपके सितंबर के महीने में खेत खाली पड़े हुए हैं, आप सोच रहे हो कि भैया कोई ऐसी सब्जी फसल लगाई जाए जिनके आगे चलकर बाजार भाव भी बढ़िया मिल सके और हम लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सके, तो आपके पास एक शानदार मौका है अगेती मटर की बुआई का। देखिए, जो किसान अगेती मटर की बुआई करता है उनको पता है उनकी फसल जब तैयार होकर बाजार में जाती है उस टाइम पर उनको लगभग 100 रुपये किलो के रेट मिलता है। हर साल का ये ट्रेंड है, ये बदलता नहीं कभी भी। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा सच भी छुपा हुआ। अगेती मटर लगाने वाले जितने भी किसान हैं उनके अंदर से केवल 40% किसान ही पैसे कमा पाते हैं, बाकी बचे हुए 60% किसान है वो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं कमाते हैं। खेत की तैयारी हम किस तरह से करें आगे चलकर, जिसके अंदर आने वाली जो सबसे खतरनाक बीमारी उकठा, उस उकठा बीमारी को हम शुरुआती चरण में किस तरह से रोकें, ये सभी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने खेती प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना भी ना भूलिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अगेती मटर लगाने का सही सफिशिएंट टाइम क्या है। देखो भैया, हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसम होता है। अभी इस टाइम के ऊपर मध्य भारत में या दक्षिण भारत के अंदर आप देखोगे टेम्परेचर अलग है, उत्तर भारत में अलग टेम्परेचर है, ऊपर हिमालय क्षेत्रों के अंदर जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर टेम्परेचर अलग है। इसके अलावा अगर आप चले जाते हो तमिलनाडु, कर्नाटक, उस एरिया के अंदर टेम्परेचर अलग है। तो इसके अंदर अगेती बुआई कोई तारीख के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ये करती है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री या 30 डिग्री से नीचे आ जाए, समझ लीजिए अगेती बुआई का ये सही समय है। वैसे अगर अपन बात करें ओवरऑल जैसे हर साल होता है, तो लगभग आप समझ सकते हो 20 से 25 सितंबर के बाद ये टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन पड़ना चालू हो जाता है और आप 25 सितंबर के बाद अपने खेत के अंदर अगेती मटर की बुआई के लिए खेत की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो और फिर उसको आगे चलकर लगा सकते हो। इसके अंदर टेम्परेचर सबसे बड़ा योगदान देता है। अगर आपने बढ़े हुए टेम्परेचर के अंदर अगेती मटर की बुआई कर ली रेट के सुन के, या फिर आपने एक दिमाग में यह आ गया कि भाई हमें तो अगेती मटर जितना जल्दी अपन लगा देंगे, सबसे पहले हम मंडी में जाएंगे, सबसे पहले हम रेट लेकर आएंगे, तो आप सिवाय लॉस के कुछ नहीं कमाओगे। आपकी जो फसल है ना वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, फसल पूरी तरह से वो उकठा रोग की चपेट में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें अपने टेम्परेचर के ऊपर लगातार निगरानी रखनी है। जैसे ही 30 डिग्री से नीचे टेम्परेचर हमारा आ जाता है वैसे हम अपने खेत की तैयारी कर देनी है। वो आएगा लगभग आपका 25 सितंबर के बाद या फिर 1 अक्टूबर के लगभग। फिर बात आती है खेत की तैयारी हम किस तरह से करें। तो देखो भाई, किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन डिपेंड करता है आपके खेत की तैयारी किस तरह से थी। मतलब 50 से 70% तक उत्पादन है ना, वो डिपेंड करेगा आपकी शुरुआती जो खेत की आप तैयारी कर रहे हो ना उसके ऊपर। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी है। बढ़िया जुताई करने के बाद इसके अंदर आपको देसी खाद जरूर डालना है। चाहे आपके पास घर का देसी खाद नहीं हो, कहीं से व्यवस्था कीजिए, वर्मी कंपोस्ट लाइए। बाकी ये सुनिश्चित कर लीजिए, अगर आपको अपनी फसल से बढ़िया उत्पादन लेना है, बढ़िया पैसे कमाने हैं, बढ़िया क्वालिटी की अपनी फसल निकालनी, तो उसके अंदर भैया पहली प्राथमिकता के ऊपर रखिए आप देसी खाद। अब कम से कम 4 से 5 ट्राली 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको सड़ा गला देसी खाद है ना, कच्चा देसी खाद कभी भी अपने खेतों के अंदर नहीं डालना, वरना आप निश्चित तौर पर नुकसान में जाओगे। जितना सड़ा गला देसी खाद आपका होगा उतना ही ज़्यादा आपकी ज़मीन के अंदर वो तुरंत प्रभाव से कंपोस्ट हो जाएगा और जड़ें जैसी आपकी फसल की चलेंगी वो वहीं से लेना स्टार्ट कर देगी उनको। अगर कच्चा खाद अपने खेतों के अंदर डालोगे तो भैया उसको सड़ने में, नीचे ज़मीन के अंदर कंपोस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो नई फसल आपने लगाई है ना, वहाँ पर आप देखोगे फसल है ना वो पीली पीली खड़ी हो जाएगी। फिर आप ये सोचोगे यार देसी खाद भी डाल रखा है हमने तो, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। बिल्कुल सड़ा गला देसी खाद 4 से 5 ट्राली या फिर वर्मी कंपोस्ट आप ले सकते हो कम से कम 5 से 6 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूँ आपको। ये सब खाद डालने के बाद फिर आपको डालना है इसके अंदर रासायनिक खाद। अब रासायनिक खादों के अंदर आपको लगभग 100 किलो SSP सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेतों के अंदर डाल देना। सिंगल सुपर फास्फेट है ना, वो बहुत अच्छा खाद है। एक तरह से ये फास्फोरस की भी पूर्ति करता है, कैल्शियम की भी पूर्ति करता है, सल्फर की भी पूर्ति करता है, और आजकल तो जिंक के टेड भी आ रहे हैं भैया, जिंक की भी पूर्ति कर देता है। तो आपको लगभग 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट अपने खेतों के अंदर बेसल डोज में डाल देना है। इसके अलावा आप लगभग 35 किलो से और 50 किलो के बीच में DAP भी डाल सकते हो। जैसे आपके खेत की मिट्टी, आपके खेत की उपजाऊ क्षमता, उसी हिसाब से। अगर आपने देसी खाद अच्छे से अपने खेतों में डाल रखा है तो 35 किलो डालिए। अगर आपके खेतों के अंदर देसी खाद आप नहीं डाल पाए हो किसी भी कारण से, तो इसके अंदर आप लगभग पूरा एक बैग 50 किलो का DAP है वो ज़रूर डाल दीजिए। ये डालने के बाद फिर अगले खाद की बात आती है भैया पोटास का। पोटास बहुत ज़रूरी है। देखिए, पोटास की वजह से आपकी फसल आगे चलकर बीमारी से बच पाएगी। पोटास की वजह से आगे चलकर अगर कोई पर्यावरणीय तनाव भी आ जाता है किसी भी तरह से, मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपकी फसल है 5-7 दिन तक वो उस झटके को झेल सकती है, उस तनाव को झेल सकती है।
तो आपको लगभग 35 किलो 1 एकड़ ज़मीन के अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश जो लाल कलर वाला आता है ना, वो अपने खेत के अंदर अच्छी क्वालिटी का लेगा। आजकल पोटाश के अंदर भी अलग अलग वेराइटियाँ आ रही, कोई भाई आपको बेचता मिलेगा दानेदार, कोई बेचता मिलेगा ऑर्गेनिक पोटाश, कोई बेचता मिलेगा कुछ कोई कुछ। तो आप म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पाउडर फॉर्म में आता है या फिर दानेदार में भी कंपनियां बनाती है, लेकिन उच्च क्वालिटी गुणवत्ता वाले पोटाश है ना, वही अपने खेतों के अंदर यूज़ करना है। इसके अलावा फिर आपको लगभग 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिला लेना है, और इसमें आप 10 किलो से लेकर 3 किलो सल्फर मिलाने। अब 10 किलो वाले सल्फर आपने मिलानी, अगर आप बेंटोनाइट सल्फर यूज़ करने जा रहे हो तो 10 किलो लीजिए पर एकड़ के हिसाब से। अगर आप पाउडर फॉर्म में सल्फर यूज़ करने जा रहे हो तो 80% वाली हो चाहे 90% वाली हो, आप 3 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर लेकर अपने खेत में इन्हीं बेसल डोज में मिला देना। और साथ इसके अंदर आपको कार्बेंडिजम, मैनकोजेब, या तो आप साफ पाउडर मिलाओ या बायोस्टिन मिलाओ, फिर थाइफेनेट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है, लगभग आधा किलो इन्हीं खादों के अंदर मिला के भैया पूरी तरह से अच्छे से अपने पूरे खेत के अंदर चारों साइड में यूँ इसको बुरकाव कर देना है बराबर मात्रा में। फिर दोबारा से इसके अंदर या तो रोटोवेटर निकालना है या फिर इसके अंदर आपको कल्टीवेटर निकाल कर पाटा लगा देना। अब खेत आपका एकदम तैयार हो चुका है। अब इस खेत को तैयार करने से पहले आपके खेत के अंदर अगर नमी अच्छे से, क्योंकि इस टाइम को बरसातें होती रहती तो बहुत अच्छी बात, अगर नमी नहीं है ना तो भैया इन खादों को डालने से पहले आपको अपने खेत के अंदर पड़ेवा कर देना, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी बना लेनी है, फिर ये काम करना है। ये काम करने के बाद फिर बात आती है मटर की बुआई की। अब बुआई से पहले आपको लेकर आना है बाजार से मटर। तो मटर के अंदर मैं 3-4 कुछ ऐसी बढ़िया वैरायटियाँ बता रहा हूँ आपको, जिनके लगातार सालों साल बहुत ही गजब के रिजल्ट देखने को मिले हैं, और वो मात्र 55 से 60 दिन में तैयार होकर बाजार में आ जाती है। उनके अंदर पहले नंबर के ऊपर आती है भैया एडवांटा कंपनी की GS10, जो यूपीएल कंपनी की आती है एडवांटा की। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाला मटर है। दूसरा मटर आपके एरिया में हो सकता है AP3 भी चल रहा हो, आज़ाद 3 भी चल रहा हो, अर्किल भी चल रहा हो। अभी पिछले कुछ सालों के अंदर एक सिंजेंटा की वैरायटी बहुत शानदार, उसको भी आप ले सकते हो। लगभग 1 एकड़ ज़मीन में आपको 35 से और 40 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। बीज को खरीद के लेके आने के बाद अपने घर के अंदर आपको इसको उपचारित करना है। उपचारित के अंदर आपको इसके अंदर या तो कार्बेंडिजम से उपचारित कीजिए, या बाजार के अंदर अच्छी क्वालिटी के भैया फंजीसाइड आ रहे हैं, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ थाइफेनेट मिथाइल के साथ आता है थाइमेथोक्सोम का कॉम्बिनेशन, उससे भी आप इसको उपचारित कर सकते हो। और उपचारित करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आगे चलकर आपकी फसल के अंदर लगने वाला जो उकठा रोग है या फिर जड़ों के अंदर जो भी बीमारियां आती हैं ना, देखते ही देखते पौधे सूख जाते हैं, उस समस्या से आप शुरुआत में छुटकारा पा सकते हो। ये काम करने के बाद अपने खेत के अंदर आपको मटर की बुआई कर देनी है। मटर की बुआई करने के लगभग 5 से 6 दिन बाद आप देखोगे मटर है वो जर्मिनेट हो चुका होगा। अब शुरुआती चरण में तो बहुत अच्छे से आपको लगेगा, लगभग 15 से 20 दिन आपकी जो फसल है ना काफ़ी अच्छी खड़ी रहेगी। लेकिन फिर देखते ही देखते ना आपकी फसल है ना धीरे धीरे पौधे सूखने लग जाएंगे, और कहीं कहीं पर पौधे है ना उकटे की तरफ, मतलब पूरा का पूरा एक सर्किल है ना वो सूख जाएगा, पौधे पीले पड़ जाएंगे। ऐसा अक्सर उन खेतों में होता है जो शुरुआती चरण में गलतियां करते। बाकी अगर आप ये जो मैं अभी आप लोगों से जितनी भी जानकारियाँ दी है ना, इनको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके खेतों में इस तरह कोई समस्या नहीं आएगी। सिंचाई के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। लगभग जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की ना हो जाए और आपको ऐसा लगे कि यार अब तो मुझे इसके अंदर सिंचाई करनी ही पड़ेगी, या फिर उससे पहले भी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, दिन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पौधे मुरझा रहे होते हैं, उस टाइम के ऊपर आपको इसके अंदर स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी है, और बिल्कुल हल्के स्प्रिंकलर चलाने। इसके अंदर अगर आपने पानी भर के दे दिया तो भैया आप सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर कितने खतरनाक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फसलें वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो इसके अंदर आपको स्प्रिंकलर से शुरुआती चरण में हल्की हल्की सिंचाई करनी है। और जैसे आप इसके अंदर सिंचाई करते हो, सिंचाई के साथ इसके अंदर आपको जब जैसे आपकी फसल लगभग 40 दिन के 35 दिन के होते हैं, जब आप इसके अंदर सिंचाई कर रहे हो, उस टाइम के ऊपर आप इसके अंदर थोड़ा यूरिया लीजिए और जिंक लीजिए। इनको मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक के फिर ऊपर से आप सिंचाई करना। फिर देखिए भैया इसके अंदर आपको एक स्प्रे भी करनी पड़ेगी, आगे चलकर इसके अंदर कुछ NPK की स्प्रे करनी पड़ेगी, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। अभी फिलहाल आप ये काम कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।